ये एक सच्ची घटना है जो एक लड़की के साथ हुआ। कमला की नज़रें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थी। इसी दरवाजे से अभी अभी कविता अपने पति के साथ निकली थी। पीली साड़ी, सादगी से बनाया जूड़ा, माथे पर मिदिया, मांग में सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, कुल मिलाकर संपूर्ण भारतीय नारी की छवि को साकार करती कविता बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोद में लिए नन्हे बच्चे ने एक स्त्री को माँ के रूप में परिवर्तित कर कितना गरिमामय बना दिया था। कमला ने अपना सिर कुर्सी पर टिकाकर आराम की मुद्रा में आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों में 3-4 साल पहले के वे दिन चित्र की भांति घूम गए जब कविता के मम्मी पापा ने उसे काउंसलिंग के लिए कमला के पास लाए थे। कमला सरकारी हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक है, साथ ही सोशल काउंसलर भी है। हॉस्पिटल के व्यस्त लम्हों में से कुछ पल निकाल कर वे सोशल काउंसलिंग करती और सांस से घिरे और ज़िंदगी से हारे हताश निराश लोगों को अंधेरे से बाहर निकाल कर उन्हें फिर से ज़िंदगी के रंगों से परिचित करवाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। कविता को 3-4 साल पहले कमला के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या की कोशिश की थी उसने, मगर वक्त रहते उसकी मां ने देख लिया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से कविता को बचा लिया गया, मगर कमला पहले ही नज़र में भाप गई थी कि उसके शरीर से भी ज़्यादा उसका मन आहत और जख्मी है। कमला ने हकीकत जानने के लिए कविता की मां शांति से बात की। पहले तो वे नाम नुकुर करती टालती रही, मगर जब कमला ने उन्हें पूरी बात को गोपनीय रखने और उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर उन्होंने अपने आधे अधूरे शब्दों और इशारों से जो बताया उसे सुनकर कमला को मासूम कविता पर स्नेह उमड़ आया। शांति ने उन्हें बताया कविता दुराचार का शिकार हुई है और वह भी अपने पिता के खास दोस्त के साथ। पिता का जिगरी दोस्त होने के नाते उनके घर में उसका बिना रोक टोक आना जाना था। कोई शक करने भी तो कैसे। उसकी सबसे छोटी बेटी कविता की सहेली भी थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती। एक दिन कविता अपनी सहेली से एक प्रोजेक्ट फाइल लेने उसके घर गई। सहेली अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी, अतः उसके पापा ने कहा कि तेरी सहेली का बैग अंदर रखा है, अंदर जाकर ले लेना और जो भी लेना उसे ले लो। उसके बाद जब कविता वापस घर आई तो चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसे तेज़ बुखार चढ़ गया। हमने उसे काफ़ी हल्के में लिया। कई दिन तक जब कविता कॉलेज भी नहीं गई तो हमने सोचा कुछ बात है। फिर एक दिन जब इनके दोस्त घर आए तो हमेशा की तरह उन्हें पानी का गिलास देने को भागने वाली कविता कमरे में जाकर छिप गई। तब मेरा माथा ठनका। मैंने कविता को सिर सहलाते हुए उसे विश्वास में लिया तो उसने सुबकते सुबकते इस घिनौनी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तुरंत उसके पिता से पुलिस में शिकायत करने को कहा, मगर उन्होंने मुझे शांति से काम लेने को कहा। समझाया कि पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराकर केस करना तो बहुत आसान है, मगर उसकी पेशियां भुगतना बहुत कष्टदायी होता है। अपराधी को सज़ा दिलवाना तो नाको चुने चबाना जैसा होता है। सबसे पहले तो अपराध को साबित करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे केस में कोई गवाह नहीं होता। फिर हर पेशी पर जब कविता को वकीलों के नंगे करते सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो हमारी फूल सी बेटी को फिर से उस हादसे को जीना पड़ेगा। अभी तो यह बात सिर्फ हमारे बीच में ही है। जब समाज में चली जाएगी तो बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसके सामने, कौन ब्याहेगा उसे। कुछ देर रुककर शांति ने एक उदास सी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया। बेटी का हाल देखकर मन तो करता था कि उस दरिंदे को भरे बाजार में गोली मार दूं, मगर पति की बात भी तो सच्चाई थी। बेटी का वर्तमान तो खराब ही हो चुका है,
कम से कम उसका भविष्य तो खराब ना हो, यही सोचकर हमने कलेजे पर पत्थर रख लिया। कविता को समझा बुझाकर फिर से कॉलेज जाने को राजी किया। भाई उसे लेने और छोड़ने जाता, मैं भी सारा दिन उसके आसपास ही रहती, उसे आगा पीछा समझाती, मगर उसकी उदासी दूर नहीं कर सकी। इसी बीच एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोसिन के घर किसी काम से गई तो इसने यह कदम उठा लिया। कमला बड़े ध्यान से सारा घटनाक्रम सुन रही थी। जैसे ही शांति ने अपनी बात खत्म की, कमला जैसे नींद से जागी। लग रहा था मानो वे सुन नहीं रही थी बल्कि इस सारे घटनाक्रम को जी रही थी। उन्होंने शांति से कविता को अपने घर लाने के लिए कहा। पहली बार कमला के सामने कविता ने अपनी जुबान नहीं खोली, चुपचाप आंखें नीचे कर सुन रही थी। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस फर्क इतना था कि इस बार कविता की नज़रें उठाकर कमला की तरफ देखी। इसी तरह 2 और बार हुआ। कमला उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती, मगर कविता चुपचाप खाली दीवारों को ताकती रहती। एक दिन कविता ने बहुत ही ठहरे हुए शब्दों में कमला से कहा, बहुत आसान होता है सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने और जीने की सलाह देना, मगर जो मेरे साथ घटित हुआ वह मिट्टी पर लिखा वाक्य नहीं जिसे पानी की लहरों से मिटा दिया जाए। आप समझ ही नहीं सकती उस दर्द को जो मैं जी रही हूँ और भोग रही हूँ। जब दर्द देने वाला कोई अपना ही हो तो तन में ज़्यादा मन लूलुहान होता है। और फिर वह फपक पड़ी। कमला उसे सीने से लगाकर मन ही मन बुदबुदाई, यह दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है मेरी बच्ची। कविता ने आश्चर्य से कमला की ओर देखा। उनकी झलकी आंखें देखकर वह अपना रोना भूल गई। कमला उसकी बाँह थामकर उसे 20 वर्ष पहले की यादों की गलियों में ले गई। स्कूल के अंतिम वर्ष में फेयरवेल पार्टी से लौटते वक्त रात अधिक हो गई थी। मैं और मेरी सहेली रूपा दोनों परेशान सी ऑटो की राह देख रही थी। तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी। हम दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 गुंडों ने मुझे कार में खींच लिया। रूपा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई। उसने किसी तरह मेरे पास वाले को खबर दी, यानी मेरे घर वालों को खबर दी, मगर जब तक वे मुझ तक पहुंच पाते गुंडे मेरी इज्जत को तार तार कर मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे फेंक कर जा चुके थे। मुझे अधमरी हालत में घर लाया गया। माँ पापा रोते रोते खुद को कोसते रह गए। मुझे अपने आप से घिन होने लगी। मैं कॉलेज जाना छोड़ दिया। घंटों बाथरूम में अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाती, मगर फिर भी उस स्पर्श से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाती। मुझे लगता मानो सैकड़ों कॉकरोच मेरे शरीर पर रेंग रहे हो। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उस हादसे का अंश मेरे भीतर आकर ले रहा है। तब मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपनी जान देने की कोशिश की, मगर जान देना इतना आसान नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरी माँ मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्यों उस अपराध की सज़ा अपने आप को देने पर तुली हूँ जो मैंने किया ही नहीं। शर्म मुझे नहीं, उस दरिंदों की आनी चाहिए। धिक्कार उन्हें होना चाहिए। और एक दिन माँ मुझे अपनी जान पहचान की डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने मुझे इस पाप की निशानी से छुटकारा दिलाया। वह मेरा नया जन्म था और उसी दिन मैं ठान लिया कि आज से मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसों के लिए जीऊँगी। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हें वापस जीना सिखा सकूं। कमला ने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला, मानो वे भी आज एक बोझ से मुक्त हुई हों। आपको समाज से डर नहीं लगा? कविता ने आश्चर्य से पूछा। कैसा डर? किस समाज से? अब मैं हर डर से आज़ाद हो चुकी थी। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था। अब तो मुझे सब कुछ वापस पाना था। फिर क्या हुआ? मेरा मतलब आप यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँचे? कविता को अभी भी कमला की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस हादसे को भूलने के लिए मैंने वह शहर छोड़ दिया। आगे की पढ़ाई मैंने हॉस्टल में रहकर पूरी की। अब बस मेरा एकमात्र लक्ष्य था मैथ में मास्टर डिग्री हासिल करना, ताकि मैं इंसान के मन के भीतर की उस
तह तक पहुंच सकूं, जहां वह अपने सारे अवसाद, राज और विकार छिपा कर रखता है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, अपनी लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई। थोड़ी देर रुककर कमला ने कविता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहना जारी रखा, बेटा, हमें यह जीवन कुदरत ने जीने के लिए दिया है। किसी और के कुकर्मों की सज़ा हम अपने आप को क्यों दें? तुम्हें भी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़नी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और हाँ, अपने बच्चे के नामकरण पर मुझे ज़रूर बुलाना। कमला ने कविता के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। आपने शादी क्यों नहीं की? कविता ने यह जलता हुआ प्रश्न पूछा। तो इस बार उसकी लपटें कमला के आंचल तक जा पहुंची। एक लंबी सांस लेकर वह बोली, हाँ, यहाँ मैं चूक गई। मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर नमन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं भी उन्हें पसंद करती थी, मगर मेरी सफाई शायद उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने शादी से पहले उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उसने अहम का स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने शादी करने से मना नहीं किया, मगर मैं ही पीछे हट गई। अब मुझे उनके प्यार में दया की बू आने लगी थी और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं किसी की दया की पात्र नहीं बनना चाहती थी। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल यह प्यार सहानुभूति में बदल जाएगा और मैं वह स्थिति अपने सामने नहीं आने देना चाहती। फिर आप मुझे शादी करने के लिए क्यों कह रही हैं? यह परिस्थिति तो मेरे सामने भी आएगी। वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो गलती मैंने की वह तुम भूल कर मत करना। यह एक कड़वी सच्चाई है कि खुद कई गर्लफ्रेंड रखने वाले पुरुष भी पत्नी ही चाहते हैं। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुम खुद किसी को नहीं बताओगे, तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मगर यह तो किसी को धोखा देने जैसा होगा। कविता अभी भी तर्क कर रही थी। धोखा तो वह हो जो तुम्हारे पापा के दोस्त ने तुम्हारे पापा को दिया, अपने परिवार को दिया, तुम्हारी मासूमियत और इंसानियत को दिया। हम औरतों को अब अपने लिए थोड़ा स्वार्थी होना ही पड़ेगा। जीवन के रंग हमें खुद भरना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा वह तथाकथित अंकल बिना किसी को कुछ बताए समाज में शान से रह रहा है ना? फिर तुम क्यों नहीं? अगर सोने पर कीचड़ लग जाए तो भी उसकी शुद्धता रत्ती भर भी कम नहीं होती है। तुम्हें भी इस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भूलना होगा, कहकर कमला ने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। अगर अंकल ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो? कविता ने अपनी शंका जाहिर की। वह ऐसा नहीं करेगा बेटी, क्योंकि ऐसा करने पर खुद उसकी पहचान भी तो उजागर होगी और फिर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज के सामने जलील नहीं होना चाहेगा। कमला ने अपने अनुभव के आधार पर कहा। बात कविता की समझ में आ गई थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठकर कमला के चैम्बर से निकल गई। उसके कॉलेज के लास्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका था। उसके मन में वह मन लगाकर परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी से पास हुई। उसके बाद उसने कंप्यूटर को बेसिक कोर्स किया और फिर उसी संस्थान में काम करने लगी। साल भर पहले एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके बाद कविता आज ही कमला से मिलने आई थी, अपने बेटे के नामकरण का निमंत्रण देने। इस बीच कमला निरंतर शांति के संपर्क में रही, कदम कदम पर उन्हें राह दिखाती रही, मगर कविता से दूर ही नहीं, वे उसे खुद ही घिर कर उठने देना चाहती थी। वे संतुष्ट थी कि उन्होंने एक और कली को मुरझाने से बचा लिया। कविता ने तो अपना वादा निभा दिया था, अब उनकी बारी थी, अतः तैयार हो। वे अपना पर्स उठाकर नन्हे मेहमान के लिए गिफ्ट लेने बाजार चली गई। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ऑल इन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं
अपना एक नया वीडियो लेकर। धन्यवाद दोस्तों।